आपने लोकसभा में आवाज़ उठाया है स्कॉलरशिप को लेकर। मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात किया हूँ जो आपके विरोधी कह सकते हैं। उनका कहना है कि आवाज़ उठाना बहुत आसान है, अमल में कब लाएंगे आप? एक आरोप है, एक सवाल है। मैं हुकूमत में आ जाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेरी सत्ता बन जाएगी तो अमल में आ जाएगा। कम से कम यहाँ से शुरुआत तो हुई, कोई तो आवाज़ उठा रहा है। वरना जिस पार्लियामेंट के अंदर 300 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ बैठे हैं, उनके सामने आप बता दीजिएगा मुझे कौन सा ऐसा एमपी है जो खड़े रह के उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा है कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं करके। तो आज शुरुआत किए हैं, कहीं ना कहीं उनके जहनों में भी बात आ रही है कि भैया आप हमारे सामने खड़े रह के कोई पूछ रहा है करके उसमें। तो विरोधियों का काम जो मैंने आपको बताया है ना, जो विरोधी इस तरह के जो बातें करते रहते हैं, मैं उनको अपनी जूती पे रखता हूँ जी। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देता नहीं हूँ। और मेरी दरख्वास्त आपसे भी है, ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए मत, जिनके पास कोई काम धंधा रहता नहीं है ना, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, दूसरा अगर कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर भी मतलब कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए मत। सर एक मेरा पर्सनल मैंने अपने नोटिस में लिया हुआ बात को, जब भी आपके प्रोग्राम में जाते हैं उद्घाटन बोली कई और राष्ट्रवादी के है, कांग्रेस के और बड़े ऐसे खुलूस से मिलते हैं आपके पार्टी को, बड़ा अजीब मसला है, मतलब होता थोड़ा फासला होता है। देखिए राजनीति में अलग अलग आप राजनीतिक पार्टियों के अंदर रह सकते हैं और रहना भी चाहिए। ये एक जमहूरियत है, लोकतंत्र है, कोई एक पार्टी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। अलग अलग लोग मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर रह के भी हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो ये बात भी सही है कि जितने भी मुखालिफिन आपके जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जो लोकसभा के अंदर आपकी मुखालिफत करते हैं, वो बाहर निकलने के बाद हमारी तारीफ़ भी करते हैं कि बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, हम बोल नहीं सकते हैं, कम से कम आपने तो बोले है करके। तो इसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल के उसके अंदर ये नहीं होता है। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन आप किसी के दुश्मन नहीं हो सकते हैं उसके अंदर। सर एक पुराना सवाल बार बार आता है, क्या करूं मैं भी मजबूर हूँ, लोग सब वंचित बहुजन अघाड़ी मायम, ये लोगों की अपनी जज्बात वालियाँ जज्बात तर्जुमानी है। और लोग तो ये कह रहे हैं कि इम्तियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलना चाहिए कि मैं आइए, मैं आपको दावा दे रहा हूँ या आप मुझे बुलाइए। मैंने पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि यकीनन इस राज्य के अंदर जितने भी मुसलमान दलित लोग थे, उनकी एक उम्मीद जगी थी कि अब हम भी सियासत के गलियारों में हम भी जा सकते हैं, हमारी भी सत्ता बन सकती है, हम भी असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ सकते हैं। और ये उस वक्त मुमकिन हुआ था जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रकाश अंबेडकर साहब दोनों मिलकर एक साथ आए थे। तो दोनों समाज को, बल्कि यूँ कहिएगा कि जितना भी पिछड़ा समाज था, वो सबको एक उम्मीद जगी थी। किसी कारणवश वो आगे चल नहीं पाया, लेकिन आज भी अगर आप लोगों की ख्वाहिश पूछेंगे तो लोगों के दिल के अंदर ये बात है, क्योंकि ये दोनों ऐसे समाज है जिनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है वोट देने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए नहीं। तो इस वजह से उस वक्त भी एक साजिश रची गई थी। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि बाड़ा साहब के अतराफ़ में है तो कुछ गलत लोग आ गए हैं करके। पडलकर कौन थे? पडलकर जो बाड़ा साहब के साथ में थे, इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। आज उनके तरफ से वो MLC चुनकर आए हैं। तो मेरा ये कहना है आज भी लोगों का, और हम चाहेंगे, लोगों की ख्वाहिश है। लेकिन अब ये है कि अगर बाड़ा साहब ने अगर ये फैसला लिया है कि उनको किसी और के साथ जाना है, तो उनकी पार्टी है, उनको इख्तियार है कि वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि आपके विरोधी है, स्टेट से बोलिए, मैंने काफ़ी मुलाकातें किया हूँ, वो इशारों में सीधा आप पे हमला करते हैं कि यूती टूटने के जिम्मेदार आप हैं। बाबा खोल के पूछ रहा हूँ, इशारों में नाम नहीं लेते लेकिन इशारा आप पे होता है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा करके, लेकिन इम्तियाज़ जलील इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बड़ा हो गया हूँ मैं। अगर कोई भी फैसला, अगर पॉलिसी लेवल का डिसीजन था, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इम्तियाज़ जलील के पास वो इख्तियारात थे। और अगर थे भी होंगे तो सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मशवरा किए बगैर मैं कोई भी फ़ैसला ले नहीं सकता था उसमें। तो ये एक अलग बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ जलील ने किया है करके। अगर उनको लगता है तो आज इम्तियाज़ जलील दोबारा उनको ऑफ़र कर रहा है कि चलिए आइए फिर से एक मरतबा मैदान में आ जाते हैं, साथ में मिल के आते हैं, हाथ में हाथ डालते हैं और चलिए लड़ाई से। और अगर वो कहे कि आप आइए हमारे ऑफिस पे, कार्यालय पे, जाएंगे साहब, बिल्कुल जाएंगे। देखिए सियासत के अंदर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। अगर उन्होंने ये कहे कि अगर इम्तियाज़ जलील ने मेरे पास आना चाहिए तो मैं 1 मिनट का वक्त नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा उसमें, क्योंकि ये इम्तियाज़ जलील का आना का मसला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर शहर के अंदर हमारे विधायक होना चाहिए, हर शहर के अंदर हमारे MLAs MPs होना चाहिए करके। तो अगर मुझे इसके लिए अगर किसी के पास जाने का है
अगर वो बोले कि हमारे दरवाजे खुले हैं तो फौरन इम्तियाज अली वहाँ चले जाएगा। साहब ये महाराष्ट्र की सबसे ब्रेकिंग न्यूज है मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू सर। नागपुर का आंदोलन कितना देखिए, नागपुर कामयाब के होने ताल्लुक वाला से है? नागपुर के ताल्लुक से मैं आपको ये बताऊं कि हमने एक मरतबा बम्बई में एक रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक मोर्चा लेकर गए थे। अब महाराष्ट्र की विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है और हमने 21 तारीख के दिन सुबह 11 बजे हमने एक भव्य मोर्चा नागपुर विधानसभा के ऊपर ले जाने का फैसला किया है। उसमें रिजर्वेशन यकीनन एक मुद्दा है। हम सरकार को बार बार ये झंझोड़ कर ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना ये किसी सरकार की बात नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि मुसलमानों के तालीमी हालात को देखते हुए और इतने सारे जो कमीशंस थे, श्री रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो गया है, महमूदुर रहमान कमेटी हो गया है, कुंडू कमेटी हो गया है, सच्चर कमीशन हो गया है, तो ये तमाम कमीशंस ने तो बताया था कि मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस क्या है करके। उसको समझते हुए उसको बारीकी से पूरा डिटेल में जाने के बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा है करके। तो वही बात हम याद दिलाने के लिए नागपुर जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये मांग भी रखी है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनों के ऊपर सरकारी दफ्तर है, कई ऐसे दफ्तर है सरकारी, औरंगाबाद में ले लीजिएगा, बम्बई में ले लीजिएगा, पूना में ले लीजिएगा, बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो हमने गवर्नमेंट को ये कहा है कि रेडी रेकनर रेट के हिसाब से आप जो किराया बनता है वो किराया उस गवर्नमेंट ऑफिस ने वक्फ बोर्ड को रेडी रेकनर रेट के हिसाब से देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे नौजवानों को इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाने के लिए आप है तो स्पेशल रिजर्वेशन है तो इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर रखिए, छोटे छोटे प्लॉट्स निकालिए और वहाँ पे ये बताइएगा कि ये प्लॉट जो है हम ये माइनॉरिटीज़ के लिए रख रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे भी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जा सके। एक आखिरी से जुड़ता ये जो मोर्चा है मुंबई आप गए थे उतना ही बड़ा होने वाला है? देखिए, अभी फ़िलहाल मेरा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा हमने पब्लिसाइज नहीं किया है। बम्बई जाते वक्त हमने पूरे महाराष्ट्र को आह्वान किया था। अभी फ़िलहाल जो है ये विदर्भा से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम वहाँ पर आने वाली है, औरंगाबाद से भी बहुत सारे लोग यहाँ से और दूसरे इलाकों से भी अलग अलग लोग आने वाले हैं। तादाद कितनी है ये मायने नहीं रखता है, मुद्दा क्या है वो मुद्दा अगर चाहे अगर 10 लोग अगर ठोस तरीके से अगर सरकार के कान में अगर डालने का काम करते हैं तो मेरे हिसाब से आपने इस एजुकेशन की बात की है, तो अभी स्कॉलरशिप जो बंद की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम बच्चों को हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, मेरे को जो भी कहना था मैंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत चीख के कहा, 3 मरतबा मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ उठाई है। और मैं तो चाहूँगा कि जो पार्टियां अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द बताती है वो भी इसका सवाल दे दे। उसका ये हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि वहाँ इतना बड़ा फैसला सरकार ले लेती है और आप वहाँ पर खामोश बैठे हुए हैं करके। यकीनन लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद होने के बाद से, और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, मुसलमान बच्चों को 1-1 हज़ार रुपये मिलता है, तो उस 1-1 हज़ार रुपये के अंदर वो बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि वो स्कॉलरशिप के ज़रिए मैं तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाऊँ करके। गवर्नमेंट जो कह रही है कि राइट टू एजुकेशन के अंदर हम इनको ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन के अंदर है तो सिर्फ सरकारी स्कूल्स के अंदर है, प्राइवेट स्कूल को है तो एक कोटा दिया गया है कि आप 20% 25% है तो ये बच्चों को ले सकते हैं करके। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। दूसरा ये है मौलाना आज़ाद रिसर्च फेलोशिप, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को जो स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है वो मुसलमानों के बच्चे हैं और दलितों के बच्चे हैं। तो उनको आपने अचानक फैसला ले लिया है कि ये कर देना। मुझे अफसोस इस बात का है कि सिर्फ इस मामले के अंदर इम्तियाज़ जलील क्यों आवाज़ उठा रहा है। कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, आप सुनील तटकरे साहब जो एनसीपी के एमपी है मेरे पीछे बैठे हुए थे, जब वो भाषण दे रहे थे तो आप उनका भाषण सुनिएगा कि उसके अंदर उन्होंने ऐसा झूठे मुंह ही नहीं कि भाई इम्तियाज़ जलील बैठा है कि कम से कम मैं मुसलमानों के बारे में बोल दूं करके उसमें, तो उन्होंने है तो सिर्फ मराठाओं को दो, उन्होंने सिर्फ धंगरों को दो और लिंगायत को दो, मुसलमानों को क्यों नहीं दो? मुसलमानों के वोट चाहिए आपको, लेकिन मुसलमानों को ये फैसिलिटीज नहीं देंगे करके। ये अलग बात है कि जब मेरा मौका आया तो मैंने खूब उनकी भी वहाँ पे क्या मंशा होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इम्तियाज में क्या मंशा होंगी स्कॉलरशिप बंद करने की? मुसलमानों को तालीम से दूर रखने की ये साजिश है। ये मुसलमानों को ये सरकार चाहती है कि मुसलमानों के बच्चों ने पंचर ही बनाना चाहिए, ऑटो रिक्शा ही चलाना चाहिए, पान टपरी ही खोलना चाहिए करके। मुसलमान बच्चे IAS नहीं बनना, IPS नहीं बनना, कोई अच्छे बड़े ओहदे के ऊपर नहीं जा रहा, यही मंशा है। एक सेकंड सर।